सभी कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों का हम अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में अभी तक जो रसायन विज्ञान से संबंधित पोर्शन है, जो जीव विज्ञान से संबंधित पोर्शन है, उन सब अध्यायों को भली भांति पढ़ चुके हैं, अध्याय 1 से लेकर के। और अब हम पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन, उस पोर्शन के कुछ अध्यायों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आज इस सेक्शन का पहला अध्याय है अध्याय 14, ऊर्जा के स्रोत। यह अध्याय हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि ऊर्जा का जो के स्रोत हैं वो क्या होते हैं और उत्तम स्रोत किसे कहा जाता है और किस तरह के स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत, हमें जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वह ईंधन या ऊर्जा स्रोतों से मिलती है। अर्थात किसी भी ऊर्जा स्रोत की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उस स्रोत से प्राप्त ईंधन के दहन से कितनी ऊष्मा मुक्त होती है। जिस स्रोत से प्राप्त ईंधन से अधिक ऊष्मा मुक्त होगी वह अधिक अच्छी क्वालिटी का ईंधन या ऊर्जा स्रोत माना जाएगा। और दूसरी बात, अगर अच्छी क्वालिटी का दो ऊर्जा स्रोत हैं जो कि जिनसे प्राप्त ईंधन के दहन से बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तब हम देखेंगे कि उनमें से कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण को कम हानि पहुंचाता है। जो कम हानि पहुंचाता है वह उत्तम जो ऊर्जा स्रोत माना जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस ईंधन स्रोत की उपलब्धता कितनी है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है। यह सारे जो आधार हैं, इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि एक उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है जिसमें यह विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली चीज़ कि प्रति एकांक आयतन अथवा द्रव्यमान बहुत अधिक कार्य करता हो, ज़्यादा से कम मात्रा में हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने की क्षमता हो, ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम उत्तम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दूसरी बात, आसानी से, सरलता से वह उपलब्ध भी हो, ऐसा ना हो कि उसे प्राप्त करने में हमें बहुत अधिक श्रम और धन व्यय करना पड़े। तीसरी बात, उसके भंडारण और परिवहन में बहुत ही आसानी हो, उसे लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता हो, तो वह ऊर्जा स्रोत उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह सस्ता हो और सुलभ हो, तो उस ऊर्जा स्रोत को हम उत्तम ऊर्जा स्रोत मानते हैं। अब यह जो ऊर्जा स्रोत होते हैं यह दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और दूसरे होते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक या वैकल्पिक स्रोत। तो पारंपरिक स्रोत उन्हें कहते हैं जिनका हम परंपरागत रूप से उपयोग कर रहे हैं, हम जिनका लगातार ईंधन के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनमें हम किन किन स्रोतों को शामिल करते हैं? जीवाश्म ईंधन और तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र और पवन ऊर्जा संयंत्र। यह जो संयंत्र हैं यह ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत माने जाते हैं और आजकल हम इनका अत्यधिक उपयोग इन्हीं स्रोतों, अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा जो है इन्हीं स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक ऊर्जा स्रोत की विशेषता और कैसे वह बना होता है, कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जीवाश्मी ईंधन, पहला पॉइंट, पहला ईंधन। आजकल जो ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग है उसकी अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन द्वारा होती है। कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन समस्या क्या है कि यह जो डीजल और पेट्रोलियम है, कोयला और पेट्रोलियम है, यह जीवाश्म ईंधन बहुत ही सीमित मात्रा में शेष बचा हुआ है और भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है। चूँकि यह एक अनवीकरणीय पदार्थ है तो यह ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में आता है और इसलिए इनके भंडारों को हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए समय समय पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को खोजा जा रहा है इन्हें बचाने के लिए कि इनको कम से कम उपयोग किया जाए। लेकिन फिर भी
हमारी जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति है वह जीवाश्मीय ईंधनों से ही हो रही है, या हमारी निर्भरता इन्हीं ईंधनों पर बनी हुई है। जीवाश्म ईंधन जलने से जो मुक्त होने वाली कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, यह ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं और इन अम्लीय ऑक्साइडों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो कि हमारे जल और मृदा संसाधनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जब वातावरण में बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं, और जीवाश्मीय ईंधन के प्रयोग से जो होने वाला जो दहन के प्रक्रम की दक्षता है, जैसे किसी भी जीवाश्मीय ईंधन का दहन कितनी अच्छी तरह से हो रहा है, और अगर हम उसको बेहतर बना लें, उसके दहन की दक्षता को बेहतर बना लें किसी भी जीवाश्मीय ईंधन की, तो वह प्रदूषण को कम कर सकता है। अधिक दक्षता वाला इंजन जो कि ईंधन को अधिक दक्षता के साथ उपयोग करता है, वह प्रदूषण की समस्या को कम कर सकता है। और दूसरा जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वह है तापीय विद्युत संयंत्र। इन विद्युत संयंत्रों में बहुत अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके जल को उबाला जाता है, और जल को उबाल करके उनसे भाप बनाई जाती है, और इस भाप से टरबाइनों को घुमाया जाता है, और टरबाइनों को घुमा करके उनसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि तापीय विद्युत संयंत्रों की निर्भरता दो बातों पर है। एक तो जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा जीवाश्मीय ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो ऐसे संयंत्र इन्हीं क्षेत्रों के आसपास लगाए जाते हैं जहाँ पे इनकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो। तो इन संयंत्रों में ईंधन के दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा पहले उत्पन्न की जाती है, और फिर इस ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यह विधि है तापीय विद्युत संयंत्रों की। जल विद्युत संयंत्र कैसे कार्य करते हैं? जो बहते हुए जल होते हैं उनमें गति पाई जाती है, और जो स्थिर जल होते हैं, किसी जलाशय में भरे हुए जल होते हैं, उनमें स्थितिज ऊर्जा भरी रहती है। इस ऊर्जा को एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्रों में क्या करते हैं कि जो गिरता हुआ जल है, उस जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बांध बनाते हैं, और बांध में बड़े बड़े जो है जलाशय तैयार करते हैं बांध बनाकर, और उनमें जल भरा जाता है, जल एकत्र किया जाता है, और उस जल का उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन के लिए, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। हमारा जो देश है उसके 1/4 ऊर्जा की आपूर्ति इन्हीं जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा होती है। बांध में जो भरा हुआ जल होता है उसको पाइप के द्वारा बांध से नीचे जो टरबाइन होते हैं बांध के आधार पर, उन टरबाइनों के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है, जिसके कारण टरबाइन के ब्लेड बहुत तेज़ी से घूमते हैं और जनित्र द्वारा जो है विद्युत उत्पादन होता है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। इसके समाप्त होने की बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं है, लेकिन समस्याएं क्या होती हैं कि जल एकत्र करने के लिए बड़े बड़े बांधों के निर्माण के समय बहुत सी कृषि भूमि, मानवीय भूमि, आवासीय भूमि जल में डूब जाती है और नष्ट हो जाती है। बहुत सी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह नष्ट हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात कि जो इससे विस्थापित हुए लोग होते हैं उनके राहत और पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था ना होना भी एक प्रमुख समस्या होती है इन जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना में। तो यह कुछ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत थे, कैसे हम उनसे ऊर्जा निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और कोई भी अगर डाउट अभी है तो आप उसको फ़ोन करके क्लियर कर लें। बाकी घर पे पढ़ते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।